नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, आज दुनिया में दो जगह बड़ा युद्ध चल रहा है, एक यूक्रेन और रूस के बीच और एक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। आज एशिया वर्ल्ड युद्ध के कगार पर है। हम सब लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को किताबों में पढ़ा। हमने औपनिवेशिक काल नहीं देखा जब अंग्रेज इस दुनिया में राज करते थे और किस तरह का जुल्म होता था। धीरे धीरे हम लोग एक ऐसी व्यवस्था में पैदा हुए, खासकर जो आज का युवा है, जो आज के 60 साल तक के जो लोग हैं, वो एक ऐसी व्यवस्था में पैदा हुए हैं जब दुनिया के लगभग देशों में डेमोक्रेसी है, स्वतंत्रता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है और कहीं भी राजतंत्र भी है। तो एक ऐसा राजतंत्र नहीं है जहां कुछ भी राजा कर सकता है। मीडिया है, अखबार है, डेमोक्रेसी है, इंटरनेट का जमाना है। हम लोग 21वीं सदी में, आप कल्पना कीजिए, कोई हमारे आपके घर में घुस जाता है तो किस तरह की तकलीफें होती है। कोई हमारा पैसा ले लेता है, हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो हम कैसा महसूस करते हैं। कोई हमारे साथ मामूली मारपीट हो जाए, रोड रेज हो जाए, कैसा महसूस करते हैं। लेकिन सोचिए, हमने वर्ल्ड वार 2 की विभीषिका देखी है, हमने हिटलर की कहानियां सुनी है जो सच्चाई थी, हमने मुसोलिनी को सुना है। आज कोई भी हिटलर और मुसोलिनी को सही ठहरा सकता है। आज कोई भी नागासाकी, हिरोशिमा पर बम गिराने को जायज ठहरा सकता है। आज कोई भी राजतंत्र की उस व्यवस्था को सही कह सकता है जिसमें लोग खरीदे बेचे जाते थे, जहां राजा का मन हो तब गर्दन काट लिया जाता था। लेकिन सोचिए, एक दौर आया 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, जब दुनिया ने विज्ञान की तरफ दवाइयां बनाई। हैजा से करोड़ों लोग मरते थे, प्लेग से लोग मरते थे, बीमारियों से लोग मरते थे, बच्चे मर जाते थे। दुनिया ने विज्ञान की तरफ कदम रखा, दवाइयां बनाई, कैंसर से लेकर आज हर बीमारी का इलाज है। लोगों की औसत उम्र 100 साल हो गई। आप लोग कहेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन सोचिए, आज 21वीं सदी में हम दुनिया में 2 युद्ध देख रहे हैं, एक यूक्रेन और रूस का युद्ध, एक फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध। और जब आप वहां की खबरें छानते हैं, देखते हैं, तब लगता है बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, पुरुष मर रहे हैं, बाप मर रहा है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, महिलाएं विधवा हो रही हैं। किस लिए है ये दुनिया? आप किसी को मार के, कुचल के क्या हासिल करना चाहते हैं? लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं। सोचिए, डेमोक्रेसी का क्या मतलब था? सत्ता आते जाते रहेगी। लेकिन कुछ लोग हैं इस देश में जो जब सत्ता की कुर्सी पर चले जाते हैं तो उनको लगता है कि वो अमर हैं। क्या पुतिन हमेशा अमर रहेंगे? क्या चीन का राष्ट्रपति हमेशा अमर रहेगा? क्या बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा अमर रहेगा? नहीं, वो ज्यादा देखरेख करेगा, दुनिया के तमाम तकनीकें उठाएगा तो भी 100 साल जिंदा रहेगा। लेकिन हिटलर भी जिंदा नहीं रहा, मुसोलिनी भी जिंदा नहीं रहा, दुनिया में एक से एक तनाशाह जिंदा नहीं रहे, लेकिन इतिहास में उनके काले कारनामे जिंदा है। इस दुनिया में जो भी इस तरह का अमानवीय और दुनिया में जो भी हिंसा करेगा, उसका इतिहास जिंदा रहेगा। आज अंग्रेज 100 देशों पर राज करता था, आज क्या हालत है अंग्रेजों की। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिंदगी किसी की मुकम्मल नहीं है। आपके पास रास्ता है कि आप मरने के बाद किस लिस्ट में जाना चाहते हैं। इस दुनिया में बुद्ध भी पैदा हुए, मार्टिन लूथर भी पैदा हुए, इस दुनिया में नेल्सन मंडेला भी पैदा हुए। लोग कितना सम्मान से देखता है। ये लोग राजा पैदा नहीं हुए थे। इन लोगों ने अपने कामों से, मानवता की सेवा करके दुनिया में अपना नाम बनाया। लेकिन इसी दुनिया में राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चुनाव जीतने वाला हिटलर और मुसोलिनी भी रहा, बेंजामिन नेतन्याहू भी है। किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और हम सब हिंदू मुस्लिम धर्मों में बंट गए हैं और वाहवाही कर रहे हैं। कभी गौर कीजिए, कभी उन बच्चों को चेहरा देखिए, उन घरों को देखिए। लोग एक आशियाना बनाने में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। आप एक पल नहीं लगाते हैं आशियाना उजाड़ने में। इस देश से आतंकवाद खत्म होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल है कि इस देश से औपनिवेशिकवाद और विस्तारवाद भी खत्म होना चाहिए। जो चीन जैसे देशों का मंसूबा है, जो इजराइल जैसे देशों का मंसूबा है, जो अमेरिका जैसे देशों का मंसूबा है, वो खत्म होना चाहिए। ये लोग विस्तारवादी नीति अपनाते। भारत की मैं तारीफ करता हूं। चंद्रगुप्त का भारत कितना बड़ा था, घनानंद का भारत कितना बड़ा था, मौर्य का भारत कितना बड़ा था, सम्राट अशोक का भारत कितना बड़ा था। लेकिन आज आजादी के बाद भारत के बहुत सारे टुकड़े हुए हैं,
लेकिन कभी भारत, जब भारत बना 1947 के बाद, भारत ने कभी भी अपने पड़ोसी देशों के साथ विस्तारवाद की प्रक्रिया नहीं अपनाई। पाकिस्तान हमारे साथ कितना प्रॉक्सी युद्ध करता है, आतंकवाद भेजता है, घुसपैठ कराता है, उसके बाद भी भारत ने हमेशा धैर्य दिखाया। जब कई बार जरूरत पड़ी तो मुंहतोड़ जवाब भी दिया। मुझे इसलिए भारत की सेना पसंद है। भारत की सेना न्याय के लिए खड़ी होती है, विपदा में खड़ी होती है, शांति सेना के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर है। इसका शौर्य और पराक्रम किसी से कम नहीं है। भारत की सेना का शौर्य और पराक्रम पूरी दुनिया में जग जाहिर है। चाइना जैसे देश को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था 62 के युद्ध में, जब हम आजादी के कुछ ही साल हुए थे, और आज भी। लेकिन सोचिए, वो लोग जो सेना के बल पर, हथियार के बल पर राज करना चाहते हैं, कैसी दुनिया बना रहे हैं आप। चाहे वो पुतिन हो, चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो, चाहे चीन हो, ये विस्तारवादी नीति किसी के पक्ष में नहीं। ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, हम लोग यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी रूस के खिलाफ थे कि रूस गलत कर रहा है। हम लोग चाइना और तिब्बत, जब चाइना तिब्बत को हमला की धमकी देता है तो भी हम लोग खिलाफ में बोलते हैं कि गलत है ये। आज इजराइल और फिलिस्तीन जो कमजोर है, मजबूर है, उसके पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। और सोचिए किस तरह से इजराइल एक लंबे युद्ध में चला गया। अगर जो लोग खुशफहमी में हैं कि आज के डेट में अब कोई देश कमजोर और मजबूत नहीं है, कोई आदमी कमजोर और मजबूत नहीं है, संविधान है, कानून है, व्यवस्था है। आप किसी मजदूर के साथ भी बुरा व्यवहार करेंगे तो वो आपको रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा। आप किसी छोटे देश के साथ भी उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो वो रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा। और आज दे रहा है जवाब फिलिस्तीन। ताजा खबर यह है कि 3 लाख हमास के लड़ाके तैयार हैं, 1 लाख उसके पास रॉकेट है, और हिजबुल्लाह ने, हमास ने लगभग 4 लाख युवाओं को हथियार सौंप दिए हैं। उसने टनल बना रखा है, अंडरग्राउंड बाईपास बना रखा है, टनल है जहां इजरायली सेना जाती है, उसके परखच्चे उड़ा दिए जाते हैं। आज हथियार चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया को मौका मिल गया और वो हथियार सप्लाई कर रहा है फिलिस्तीन को, और एशिया को युद्ध में धकेला जा रहा है। चीन की नजर बाजार पर है, उसको लगता है कि भारत के साथ खाड़ी देशों का अच्छा संबंध है और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध में हम फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर मुस्लिम देशों में अपना कब्जा कर ले, व्यापार पर कब्जा कर ले। रूस अमेरिका से बदला लेना चाहता है यूक्रेन का। वो जिस तरह से यूक्रेन में फंसा है, वो चाहता है कि इजराइल फिलिस्तीन में फंस जाए। नॉर्थ कोरिया अमेरिका से बदला लेना चाहता है, ईरान अमेरिका से बदला लेना चाहता है। मतलब आप जब, मैं तो पत्रकार के तौर पर हूं, मैं कास्टिज्म से, जो भारत में सबसे बड़ा आतंकवादी है जातंकवादी, भारत में सबसे ज्यादा रेप, सबसे ज्यादा हत्याएं जाति के आधार पर होती है, इसलिए हम लोग उसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन आज धर्म के नाम पर, आज मुसलमानों के साथ जिस तरह से फिलिस्तीन में, चूंकि वो मुसलमान है इसलिए आप उसके साथ खड़े नहीं होंगे। इंसान का मतलब होता है जहां न्याय हो, जहां गलत हो वहां आप खड़ा होइए, तभी दुनिया आपको नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर, डॉक्टर अंबेडकर जैसे लिस्टों में शामिल करेगी। इस दुनिया में अमर वही हुआ है, कोई अमृत नहीं होता है। अमर वही हुआ है जिसने मानवता के लिए काम किया है, और वो हमेशा अमर रहेगा जब तक मानवीय इतिहास रहेगा। और जो लोग अत्याचारी हैं, अताताई हैं, जो लोग क्रिमिनल हैं, जो लोग हिंसक हैं, वो हिटलर की लिस्ट में डाले जाएंगे, मुसोलिनी की लिस्ट में डाले जाएंगे। इसी यहूदियों के साथ हिटलर ने क्या किया था, आज आप फिलिस्तीन के साथ कर रहे हैं। मैं जब खबरें देखता, आप देखिए रिपोर्ट्स, हमारी मजबूरी है यूट्यूब पर हम सारे वीडियोज नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम ट्विटर पर वीडियो देखते हैं, दुनिया भर के वेबसाइट छानते हैं, वीडियो देखते हैं, दुनिया भर की खबरें देखते हैं, दिल रोता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, चाहे वो फिलिस्तीनी हो, और अब इजराइल पर भी हमला हो रहा है। सोचिए, जो इजरायली सैनिक मर रहे हैं उनके परिवार नहीं, उनके बच्चे नहीं हैं। जो फिलिस्तीनी मर रहे हैं उनके बच्चे नहीं हैं। बच्चे अनाथ हो रहे हैं, मां मर रही है। कैसी दुनिया बना रहे हैं आप 21वीं सदी में, जहां ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं, इंटरनेट है, दुनिया कितनी तरक्की करती, दवाइयां बनती, एक से एक पर्यावरण को बचाने की जरूरत थी, समुद्र बचाने की जरूरत थी, जंगल बचाने की जरूरत थी, दवाइयां बनाई जाती, विज्ञान का विकास होता, प्रकृति को, अभी प्रकृति खुद, आप रोज भूकंप हो रहे हैं,
नदियां नाले खत्म हो रहे हैं, समुद्र खत्म हो रहा है, पेड़ खत्म हो रहे हैं, प्रकृति इतना खराब होती जा रही है, हम लोगों ने खराब कर दिया है। जहां प्रकृति को बचाना था वहां हम और बम गिरा रहे हैं, हथियार गोला बारूद फोड़ रहे हैं और प्रकृति को विनाश कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है रूस और यूक्रेन युद्ध का असर सिर्फ रूस और यूक्रेन पर रहेगा? फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध का असर सिर्फ फिलिस्तीन और इजराइल पर रहेगा? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपके दिमाग में नफरत है तो आपको नहीं समझ में आएगा। अपने राष्ट्र के प्रति वफादार होना जरूरी है, अपने देश की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन निर्दोष लोगों पर बमबारी कहां तक जरूरी है? और सोचिए, यह तो एक मानवीय पक्ष था, अब मैं आ रहा हूं युद्ध के पक्ष पर। हमास ने इजराइल को फंसा दिया है, एक लंबा युद्ध चलेगा और लगभग 4 से 5 लाख हमास में लोग भर्ती हो रहे हैं। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया को मौका मिल गया हथियार सप्लाई का और दुनिया दो धुरी में बट गया। पहली बार अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका और इजराइल के साथ आज के डेट में दुनिया का कोई भी देश खड़ा नहीं है और एशिया के सारे देश एक साथ फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। तो सोचिए, दुनिया दो धुरी में बट गया है और हम इजराइल ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। और जो जानकार है वो बताते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी की लालच इतनी बड़ी है कि उसने देश को युद्ध में धकेल दिया। रही बात हमास की, तो मैं फिर कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि शांति अब की अपील की, वोटिंग हुई, शांति समझौता हो, मिल बैठकर बात करनी चाहिए, हमला रुकना चाहिए, जमीन का मसला है, दोनों को बीच बात होनी चाहिए। बम से क्या हो जाएगा? आज के डेट में गलतफहमी मत पालिए, कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण करके नहीं जीत सकता है, क्योंकि दुनिया में अब कोई भी देश कमजोर नहीं है और किसी भी देश के नागरिक अपने देश के विरुद्ध होने वाले युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हैं। कोई भगोड़ा नहीं है। यूक्रेन भी लड़ रहा है, फिलिस्तीन भी लड़ रहा है और लड़ेगा। लेकिन सवाल है कि इससे नुकसान इंसानियत का है, सवाल है कि इससे नुकसान पूरी भारत। सोचिए, भारत ने बुद्ध दिया है, दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। इसलिए हम फक्र से कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और एक बात याद रखिए, भारत नाक का फन कुचलना भी जानता है, न किसी पर अत्याचार करता है, न अत्याचार सहन करता है। भारत की सेना इतनी मजबूत है, बस जरूरत है हमें विज्ञान अपनाने की, तकनीक अपनाने की। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध से भारत को एक सीख लेनी चाहिए। हमें विज्ञान अपनाना होगा, मिसाइल बनाना होगा, हमारे सेना के और आधुनिक हथियार से उनको लैस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बगल में भी एक प्रॉक्सी वार करता है और एक विस्तारवादी नीति अपनाता है, पाकिस्तान और चीन। इनसे सावधान रहने की जरूरत है और इनसे सावधान रहने का मतलब है कि देश को विज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियार, आधुनिक फाइटर विमान बनाने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो दोनों जो है, ये नागनाथ और सांपनाथ, एक तरफ जो प्रॉक्सी युद्ध लड़ता है और एक तरफ जो विस्तारवादी युद्ध की नीति अपनाता है, इन दोनों से सावधान रहना है। और भारत उसमें सक्षम है, भारत का हर नागरिक सक्षम है, लेकिन भारत की पहचान बुद्ध से है। हम लोग किसी को छेड़ते नहीं है, भारत किसी को छेड़ता नहीं और छेड़ेगा उसको छोड़ेगा भी नहीं। लेकिन दुनिया में भारत की यह भी पहचान रही है कि भारत हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहा है और कमजोर देशों के साथ खड़ा रहा। और फिलिस्तीन के मामले में भी भारत सरकार ने उसके स्वतंत्र फिलिस्तीन की मांग की, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल, कल अमेरिका ने कहा है, अमेरिका के विदेश मंत्री ने, कि इजराइल गलत कर रहा है, वो हमास के बदले गरीबों को मार रहा है। आज एंजेलिनो जॉली ने कहा है, दुनिया की सबसे मशहूर हस्ती, इजराइल जानबूझकर फिलिस्तीनियों को मार रहा है। इरफान पठान ने सवाल उठाए हैं। जो इजराइल कर रहा है वो कहीं से मुनासिब नहीं है, वो दुनिया को युद्ध में धकेल रहा है और इसमें सबसे ज्यादा फायदा चीन उठा रहा है। उसकी कोशिश है कि भारत का जो अरब देशों से साथ संबंध है, बिजनेस है, उसको कब्जा कर लिया जाए। लेकिन वहीं इजराइल के खिलाफ ईरान, आपको बता दें, ईरान, लेबनान, टर्की, सीरिया, ये सारे देश खड़े हो गए हैं और इजराइल एक लंबे युद्ध में जा रहा है और 20 लाख फिलिस्तीनी और 80 लाख इजरायलियों की जिंदगी खतरे में है। आप लोग कभी सोचिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं,
दुनिया को बुद्ध की जरूरत है, युद्ध की नहीं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।